हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मुझे बड़ी क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया है और आप लोग की पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही है। मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं आप सभी को फिजिक्स वाला के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में फाइनली हम कंप्लीट करने वाले हैं लास्ट टॉपिक या फिर लास्ट लेक्चर या फिर लास्ट चैप्टर ऑफ योर ओल्ड एनसीईआरटी, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। भाई साहब देख रहे हो, जो आखिरी वाला चैप्टर है ना, जो आखिरी वाला चैप्टर है उसमें तुमको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। समझ रहे हो तुम? समझ रहे हो? मतलब ये नहीं कि पहले ही चैप्टर में इंट्रोडक्शन दे दे या दूसरे में इंट्रोडक्शन दे दे। जो आपका लास्ट लेक्चर है, जो एनसीईआरटी का आपका लास्ट लेक्चर है, उसमें आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। बट कोई बात नहीं भैया, इंट्रोडक्शन हम ले लेंगे, इंट्रोडक्शन के लिए हम मना नहीं करते हैं, इंट्रोडक्शन हम ले लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सारे टॉपिक्स को वन शॉट में। सबसे पहले ग्राफ क्या होता है? ग्राफ बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है डाटा का। डाटा मतलब ऐसे चीज जो हमें जानकारी दे। अगर मैं आपके सामने कुछ भी नंबर रखता हूं 5 6 7 8, तो आप बोले ये क्या है सर, 5 6 7 8 ये तो बहुत हम देखे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, ये सब नहीं जानते। लेकिन अगर मैं बोलूं ये 5 6 7 और 8 ये बच्चों के, 4 बच्चों के मार्क्स से 10 में से, हाँ अब जानकारी मिली ना आपको। अब आपको ये नंबर ने कुछ जानकारी दी ना, ये नंबर ने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया ना, ये होता है डेटा। अगर यही डेटा को आप पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, अगर यही डेटा को आप पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो वो आपका ग्राफ होगा। ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं बढ़िया तरीके से, ऑर्गेनाइज मैटर में। ठीक है, इससे क्या होगा? द पर्पस इज टू शो न्यूमेरिकल फैक्ट इन विजुअल फॉर्म। न्यूमेरिकल फॉर्म, नंबर मतलब न्यूमेरिकल जो भी है फैक्ट्स है, उसको हम विजुअल फॉर्म में शो करते हैं, ताकि ताकि आपको सारी चीज बड़े आसानी से इजीली एंड क्लियरली समझ में आ जाए। ये हमारा क्या होता है? मेन पर्पस होता है। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? आप बोलोगे सर बढ़िया तरीके से सारी बातें समझ में आई है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि अगर आपको ग्राफ समझना है तो आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, आपने बहुत बढ़िया तरीके से जो आपका डेटा हैंडलिंग चैप्टर था उसमें आपने बार ग्राफ बनाना सीखा है। बार ग्राफ के अलावा आपने उसमें डबल बार ग्राफ बनाना सीखा है, पाई चार्ट बनाना सीखा है, हिस्टोग्राम जिसके बुक में वो हिस्टोग्राम बनाना सीखे हैं। तो ये सारी चीज आपने ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हो। ठीक है, इसमें आज की क्लास में हम ग्राफ के थोड़े से बारे में जानेंगे। और ग्राफ में दो तरीके के ग्राफ, लाइन ग्राफ और लाइन ग्राफ के अंदर ही एक लीनियर ग्राफ आता है, हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, लीनियर ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन और लीनियर ग्राफ बनाना कैसे है ये सीखेंगे। क्या बातें समझ में आई? थोड़ी बहुत जो बची है वो मैं समझा दूंगा। ठीक है, कुछ बातें अभी है बाकी, अभी तो शुरू हुआ है, पूरा समझा देंगे। क्लियर है? तो यहां तक क्या सारी बातें क्लियर है? अभी तक मैंने बताया ग्राफ क्या होता है। डेटा को जब आप पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो ताकि आपको चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए, देख के ऑर्गेनाइज तरीके से समझ में आ जाए, उस केस में हम क्या करते हैं भैया? उस केस में हम लोग ग्राफ्स का यूज करते हैं। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट क्या है? आर द पेयर ऑफ नंबर। ये बेसिकली पेयर ऑफ नंबर है दैट डिफाइन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑन अ टू डायमेंशनल प्लेन। भैया जी आप लोग के पेपर में भले ही आपको आता हो या ना आता हो, लेकिन भैया जैसे ही ग्राफ पेपर आता है तो आप लोग ग्राफ पेपर सबसे पहले ले लेते हो। अब ग्राफ पेपर में आपने नॉर्मली देखा होगा कुछ इस तरीके से दिखता है ना? इस तरीके से ये ऐसा 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 करके ग्राफ पेपर आपका होता है। ठीक है, अगर मुझे यहां पर ये वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है कि भैया बताइए ये वाला पॉइंट कौन सा है, तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? इसको आप रिप्रेजेंट करोगे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको आप? विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। बट ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट होता क्या है? अब ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या होता है? कोऑर्डिनेट आर रिटन एज ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या होता है मैं समझाऊंगा, ऑफ नंबर पी एक्स वाई। अब पी एक्स वाई का मतलब क्या है? पी एक्स वाई, पी एक्स वाई का मतलब पी एक पॉइंट है, एक्स जो है वो आपका एक्स एक्सिस में आएगा और वाई जो है आपका वो वाई एक्सिस में आएगा। जैसे ये अगर आपका ग्राफ है तो ये वाला एक्सिस आपका एक्स एक्सिस कहलाता है और ये वाला एक्सिस आपका वाई एक्सिस कहलाता है। ये वाला आपका वाई एक्सिस कहलाता है। ठीक है, तो आपको अगर एक्स एक्सिस में पॉइंट रिप्रेजेंट करना है तो वो एक्स से रिप्रेजेंट करोगे, और अगर आपको वाई एक्सिस में पॉइंट रिप्रेजेंट करना है तो आप वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, अब ये करते कैसे हैं, ये ऑर्डिनेट्स क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट्स क्या, मतलब सब चीज हम जानेंगे अभी एग्जांपल की मदद से। बस आपको अभी क्या जानना है कि ये पी एक्स वाई क्या होता है, आपका कोऑर्डिनेट होता है। यहां पर जो एक्स है ये क्या होता है? बेसिकली आपका एक्स एक्सिस की बात करता है और वाई आपका वाई एक्सिस की बात करता है। ठीक है, वाई वाले पोजीशन की बात करता है। अब ध्यान से सुनना यहां तक।
ठीक है। P is the name of the point, X refer to the horizontal position and Y refer to the vertical position. क्लियर है? यहां पर आपका X जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन के बारे में बताता है और Y जो है वो आपका वर्टिकल पोजीशन के बारे में बताता है। क्या यहां तक बातें क्लियर है? आप बोलोगे ठीक है सर, यहां तक तो सारी बातें क्लियर है। तो जरा एक काम करो, ये जो पॉइंट दिए हुए हैं ना, इसको यहां पर रिप्रेजेंट करके दिखाओ। ध्यान से देखना, ये है 4 और ये है 0। तो आपको क्या करना है, ये बता रहा है कि ये एक्स एक्सिस में पॉइंट है, तो आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस में इस तरीके से आगे बढ़ना है और ये वाला पॉइंट बोलना है, ये है 4, ये है 4, ठीक है। और वाई एक्सिस में 0 है, मतलब यहां पर ऊंचाई इसकी है ही नहीं, तो ये वाला आपका पॉइंट क्या कहलाएगा, 4 0। ये वाला पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, 4 0। और करते हैं 4 2। अब देखो, एक्स एक्सिस में 4 है, मतलब एक्स एक्सिस में 4 है, मतलब यहां पर ये वाले लाइन पे बात हो रही है, ये वाले लाइन पे पूरी बात जो हो रही है वो इसमें हो रही है, पूरी बात जो हो रही है वो इसमें हो रही है, ठीक है। लेकिन y एक्सिस में कौन सा पॉइंट है, y एक्सिस में कौन सा पॉइंट है, तो आप देखोगे 2 है, तो y एक्सिस में 2 है, तो ये x एक्सिस में 4 और y एक्सिस में 2, तो ये वाला पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, 4 2। ये वाला पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, 4 2, ठीक है। 4 6, मतलब एक्स एक्सिस में आपका पॉइंट 4 है, मतलब ये यहां पर इस तरीके से आपको 4 वाले में ही चलना है, और वाई एक्सिस में आपको कहां तक चलना है, 6 तक चलना है क्या, हाँ 6 तक चलना है, मतलब यहां तक चलना है, लो ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4 6, ये आपका हो जाएगा 4 6, ठीक है। और 4 और 2.5, अब 2.5 भैया यहां तो कुछ है ही नहीं, तो भैया वेरी सिंपल, यही वाले में ये वाला पॉइंट आपका 2.5 हो जाएगा, 4 एंड 2.5, 4 एंड 2.5। तो ये सारे इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। यहां पर मैं फिर से समझा दे रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा चैप्टर इसी के बेसिस में चलेगा। ये वाला चीज बताता है कि एक्स वाले में आपका एक्स वाले पोजीशन में कहां पर आ रहा है, ठीक है। बेसिकली इसको हम ये बोलते हैं, और वाई वाले में हम बोलते हैं कि ये वाई वाले एक्सिस के पैरेलल में कहां पर आ रहा है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन करेंगे और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। देखो मैं सही में बताऊं, ये इंट्रोडक्शन है, इसलिए मैं बहुत डीप में नहीं बता रहा हूं। 9th स्टैंडर्ड में आपको एक चैप्टर आएगा इसी नाम से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम से, और उसमें आप इसको एकदम डिटेल में पढ़ोगे, ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट एक्स का, ये सारी चीजें आप उसमें पढ़ोगे, ठीक है। अभी यहां पर हम आपका सिर्फ बेस बना रहे हैं। क्लियर है, एकदम हलवा चैप्टर है, बेसिकली कुछ भी नहीं पढ़ना है, सामने ही आंसर रहेगा, सामने ही क्वेश्चन रहेगा, आपको बस सॉल्व करना है, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन भी सामने, आंसर भी सामने। अब जरा याद है, हमने एक बात बोली थी यहां पर, ऑर्डर्ड पेयर, यहां पर हमने एक बात बोली थी, यहां पर हमने एक बात बोली थी कि ये ऑर्डर्ड पेयर है। अब ये ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है समझना, अब ये ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, ये इस वाले पॉइंट से समझना। क्या बोल रहा है, प्लॉट दी पॉइंट 4 3, 4 और 3 को प्लॉट करना है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम चले तो ये एक्स एक्सिस में 4 है, मतलब ये वाले लाइन पे चलेगा, एक्स एक्सिस में 4 है, मतलब ये वाले लाइन पे चलेगा, और वाई एक्सिस में 3 है, मतलब ये वाले लाइन पे चलेगा, और जहां पर भी ये मिलेंगे, ये वाला पॉइंट ये क्या कहलाएगा आपका, 4 3 कहलाएगा, ये वाला पॉइंट आपका 4 3 कहलाएगा, ठीक है। आपने कर दिया, ठीक है। इज इट सेम एज द पॉइंट 3 4, क्या ये 3 4 के बराबर है, चलिए आइए देखते हैं 3 4 कहां पर है। एक्स एक्सिस में 3 चलते चलो, और वाई एक्सिस में 4 चलते चलो, ये लो, ये वाला पॉइंट आपका क्या है, 3 4, ये वाला पॉइंट आपका क्या है, 3 4। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना, क्या सुनोगे क्या समझोगे, क्या ये दोनों सेम है, नहीं 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 नहीं, बताओ बताओ, क्या ये दोनों सेम है, आप बोलो कहां सेम है भैया, वो अलग चल रहा है, वो अलग चल रहा है। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है, अगर यहां पर अगर P पॉइंट है जो 4 3 के बराबर है, तो वो कभी भी बराबर नहीं रहेगा Q पॉइंट के जो 3 4 के बराबर है। मतलब अगर मन कर रहा है तो 4 3 लिखेंगे, और मन नहीं कर रहा है तो 3 4 लिखेंगे, ऐसा काम नहीं चलता है। 4 3 अलग है और 3 4 अलग है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है। इट इज सेम, तो आप बोलोगे नहीं भैया सेम बिल्कुल नहीं है, जो आपका पॉइंट P है वो Q के बराबर नहीं है, जो आपका पॉइंट P है वो Q के बराबर नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है, मतलब आप चाहे सीधा लिखो चाहे उल्टा लिखो, काम नहीं चलेगा। जो P ऑफ एक्स वाई होता है, जो P ऑफ एक्स वाई होता है, वो कभी भी बराबर नहीं होगा P ऑफ वाई एक्स के। ये होता है ऑर्डर्ड पेयर का मतलब, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है सर कोई बात नहीं, ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ईच ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर, इसमें आपको बोल रहा है कि ऑर्डिनेट्स लिखो, तो बढ़िया तरीके से लिखेंगे। जब सबसे पहले ओ जेड वाई एक्स, सबसे पहले मैं लिखूं ओ के बारे में, तो ये ओरिजिन कहलाएगा, और ओरिजिन आपका 0 0 है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं जेड की बात करूं, तो जेड आपका क्या कहलाएगा, जेड आपका देखो एक्स एक्सिस में 2 है और वाई एक्सिस में 0 है, तो ये हो जाएगा आपका 2 0, ठीक है, ठीक है। उसके बाद वाई,
अगर हम देखें एक्स एक्सिस में दूसरे नंबर पे है, एक्स एक्सिस में दूसरे नंबर पे है और वाई एक्सिस में भी दूसरे नंबर पे है, तो आप बोलोगे 2-2। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ए भैया बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? आप बोलोगे ठीक है। अब यहां पर हम देखें एक्स एक्सिस में देखो ये 0 पे है, एक्स एक्सिस में ये 0 पे है और वाई एक्सिस में ये 2 पे है। एक्स एक्सिस में हम किस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एक्स पॉइंट की। हम क्या बात कर रहे हैं? एक्स पॉइंट की। तो जो आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इसमें 0 पे है। देखो ये वाला जो पॉइंट है इस पे 0 पे है, इस ये वाला पॉइंट इस पे 0 पे है। और अगर हम वाई एक्सिस की बात करें, अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो वहां पर वो 2 पे है, तो 0 2। आप बोलोगे ये हो जाएगा 0 2। ठीक है, ठीक है। चलिए ये वाला आपको करना है। इसके पॉइंट्स लिख के कमेंट सेक्शन में ऐसा फेंक के मारना, मतलब पूरा कोऑर्डिनेट हिल जाना चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है। अब उसके बाद ये पी क्यू आर का निकाल देता हूं मैं। आइए पी क्यू आर का निकालते हैं। सबसे पहले पी, जो आपका पी पॉइंट है उसका क्या होगा, ध्यान से देखेंगे तो पी यहां पर मिल रहा है ये और यहां पर ये, यही पॉइंट है। तो ध्यान से देखें, एक्स एक्सिस में 7, वाई एक्सिस में 4। क्यू की बात करें तो एक्स एक्सिस में अगर हम बात करें तो ये है 9 और वाई एक्सिस में अगर हम बात करें तो ये है 5। हाँ या ना? वाई एक्सिस में ये है 5, तो क्या है भैया 9 5। उसके बाद पी क्यू आर, आर की बात करें तो एक्स एक्सिस में ये है 9 और वाई एक्सिस में ये है 3। देखो वाई एक्सिस में ये है 3, देखो 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 9 3 है। मिटा देता हूं ताकि आप लोग को होमवर्क करने में दिक्कत ना हो, वरना बहाना बनाने में तो एकदम आगे चलते हो, है ना? बहाना बनाने में कि अरे मास्टर जी वो जो है आपने डिजाइन बना दी थी, फिर तो हमसे गलत हो गया, है ना? लो साफ कर दी। यहाँ पर आपको ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स लिख के भेजना है। अभी कोऑर्डिनेट्स का मदद कहाँ होता है पता है? अपन जब कहीं पे भी बम वम मारते हैं, बम वगैरह किसी भी चीज की, आतंकवादी की, या फिर आपने मूवीज में देखा होगा ना, ये जो लोकेशंस बताते हैं, जो लोकेशंस बताते हैं, ऐसा लिखते हैं ना कि इधर नॉर्थ, इधर साउथ, 23.4 नॉर्थ, 27.6 साउथ, ऐसा करके आपने सुना होगा मूवी में, उरी मूवी में। ऐसे इस तरीके से पॉइंट बताते हैं। वो जो पॉइंट होता है ना वो एक्चुअली ऑर्डिनेट्स होता है, वो एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स होते हैं। आप बोलोगे ठीक है चल आगे चलते हैं। और लाइन ग्राफ क्या है? बेसिकली लाइन ग्राफ बहुत ही सिंपल सी चीज है। यहां पर अगर हम बात करें, अ लाइन ग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई ऐसी चीज जो समय के साथ चेंज हो रही है, अगर हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम उसको लाइन ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई चीज समय के साथ चेंज होती जा रही है, जैसे मान लो आपकी तबीयत खराब हुई, भगवान ना करे, अब डॉक्टर ने बोला कि उसको रिपोर्ट, जो भी आपका टेम्परेचर है उसको रिकॉर्ड करे। तो 8 बजे मान लो आपके इतना डिग्री सेल्सियस है, 9 बजे आपका थोड़ा सा बढ़ गया, 10 बजे थोड़ा सा और बढ़ गया, दवाई खाई, 11 बजे सही हो गया, 12 बजे और सही हुआ, दवाई का असर खत्म हुआ, फिर से बढ़ना शुरू हुआ। तो आपने मेरे हाथ का पोजीशन देखा, पहले ऐसे बढ़ा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये जो है ये आपका लाइन ग्राफ होता है। कहां पर आपने देखा होगा? क्रिकेट के केस में आपने ये चीज देखा होगा। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और स्केल और पॉइंट, ये सारी चीजें क्या होते हैं, आइए हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझेंगे। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम इस टॉपिक को समझेंगे, ठीक है? वही वाला एग्जांपल आ गया जी, ठीक है। व्हेन रेनू फॉल सिक, हर डॉक्टर maintain a record of her body temperature taken every 4 hours. It was in the form of graph. We may call this as a time temperature graph and it is a pictorial representation of a following data given in the tabular form. 6 बजे 37 डिग्री सेल्सियस था, 10 बजे 40 डिग्री सेल्सियस, 2 बजे 38 डिग्री सेल्सियस और 6 बजे 35 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मुझे ये रिप्रेजेंट करना है, यहां पर वेट नहीं, यहां पर टाइम आएगा, यहां पर टाइम आएगा, ठीक है? तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो 6 बजे 37 डिग्री सेल्सियस, 10 बजे 40 डिग्री सेल्सियस, 2 बजे 38 डिग्री सेल्सियस और 6 बजे 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसी की जब इमेज बनाएंगे, ऐसा करके जो ये बना दिया, तो ये आपका क्या है? लाइन ग्राफ है। ये आपका क्या है? लाइन ग्राफ है, ठीक है? यहां पर ये इसके पॉइंट्स है, ये इसके पॉइंट्स है, ये इसके पॉइंट्स है, ये इसके पॉइंट्स है, ठीक है? और हमें किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ये तो हमने ऑलरेडी सीख रखा है, ठीक है? ओके, ओके, ठीक है। देखो अब ये लाइन ग्राफ हो गई, अब इसको हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आपके सामने ऐसा कुछ इमेजेस होंगे और आपको बोलेगा इसके बेसिस में क्वेश्चन दो। द गिवन ग्राफ डिस्क्राइब द डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम अ पॉइंट पी एट डिफरेंट टाइम व्हेन इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम सिटी पी टू क्यू। भैया एक आदमी गाड़ी लेकर निकला सिटी पी से लेकर सिटी क्यू तक जाने के लिए, और यहां पर 8 बजे कितना डिस्टेंस कवर किया? 8 बजे तो निकला था,
ठीक है, 9 बजे कितना डिस्टेंस कवर किया, अगर आप देखो ये इतना डिस्टेंस, ये कहां पर है 50, मतलब 9 बजे 50 किलोमीटर चल लिया। फिर उसके बाद हमने देखा 10 बजे एकदम से गाड़ी की स्पीड बढ़ी और वहां पर अब भैया 150 किलोमीटर पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद 11 बजे यहां पर अपन देखे तो भैया 200 किलोमीटर पहुंच गया। ठीक है, फिर उसके बाद 12 बजे वहीं पर है, मतलब रेस्ट कर रहा है। तो ये इस डायग्राम का मतलब है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, विच आर 350 किलोमीटर अपार्ट, मतलब यहां से लेके यहां तक पहुंचने में 350 किलोमीटर है ना। यहां पर पहुंचा ना, कितने बजे पहुंचा भाई वो, 2 बजे पहुंचा। 8 बजे निकला, 2 बजे पहुंचा और 350 किलोमीटर की दूरी है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इन्फॉर्मेशन इन गिवन इन 2 एक्सिस, क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो आप बोलोगे जो आपका एक्स एक्सिस है उसमें टाइम दिया हुआ है, जो आपका एक्स एक्सिस है उसमें टाइम दिया हुआ है, और जो आपका वाई एक्सिस है उसमें किलोमीटर दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है। अब उसके बाद फ्रॉम वेयर एंड व्हेन डिड द कार बिगिन दिस जर्नी, फ्रॉम वेयर फ्रॉम सीटीपी, सीटीपी से गाड़ी निकली और कब निकली, सुबह 8 बजे। हाउ फार डिड द कार गो इन द फर्स्ट आवर, पहले घंटे में कितना दूर गई, तो 8 बजे से लेके 9 बजे तक कितना दूर गई, कितना दूर गई, 50 किलोमीटर गई। कितना दूर गई, देखो 9 बजे, 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे में कितना दूर गई, 50 किलोमीटर गई। तो यहां पर आप लिख देना 50 किलोमीटर। अब मैं एक बात बोला था, आपको याद है, क्वेश्चन भी यही रहेगा, आंसर भी यही रहेगा, अगर आपको नकल करते आती है तो उतार लेना। ठीक है, क्वेश्चन भी यही है, आंसर भी यही है, आपको सिर्फ नकल करते आने चाहिए दिमाग से, सब सामने ही है, कहीं पे भी आंसर छुपा नहीं है, सब यही है। हाउ फार डिड द कार गो ड्यूरिंग द सेकेंड आवर, ये बोल रहा हूं। ठीक है, दूसरे घंटे में कितनी दूरी गई, तो अगर हम यहां से देखें, दूसरे घंटे मतलब 9 से लेके 10 तक, 9 से लेके 10 तक पहले 50 किलोमीटर था और फिर 150 किलोमीटर था, तो कुल मिला के 100 किलोमीटर, कुल मिला के 100 सेकेंड आवर में, दूसरे घंटे में गाड़ी 100 किलोमीटर चली, टोटल 150 किलोमीटर चली, लेकिन दूसरे घंटे में कितना चली, दूसरे घंटे में कुल मिला के गाड़ी जो चली है वो 100 किलोमीटर। और तीसरे घंटे में अगर हम बात करें तो वापिस से भैया ने गाड़ी स्लो कर दी और अपनी गाड़ी को 50 के स्पीड से चलाने लगा, वापिस अपनी गाड़ी को 50 किलोमीटर चली, तीसरे घंटे में गाड़ी 50 किलोमीटर चली। ठीक है, 50 किलोमीटर चली। कैसे समझ में आया भैया, देखो तीसरा घंटा 10 से 11, 10 बजे गाड़ी 150 किलोमीटर में थी, 11 बजे गाड़ी 200 किलोमीटर में पहुंची। तो 150 में से 200 में से 150 माइनस करोगे, 200 में से 150 माइनस करोगे तो 50 आएगी। ठीक है, चलिए, वॉज दिस स्पीड सेम ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 आवर, हाउ डिड यू नो इट, क्या पहले 3 घंटे में गाड़ी की स्पीड सेम थी क्या, नहीं थी भैया, पहले 50 की स्पीड से चल रहा था, 1 घंटे में 50 किलोमीटर, उसके बाद 100 किलोमीटर की दूरी से स्पीड से चला, उसके बाद 50 किलोमीटर की स्पीड से चला। तो हम ये डेटा से बता सकते हैं कि द स्पीड वॉज नॉट यूनिफॉर्म, आप बोलोगे स्पीड वॉज नॉट सेम, इट वॉज चेंजिंग विद टाइम, पहले घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला, उसके बाद दूसरे घंटे में गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे से चली, उसके बाद तीसरे घंटे में जो गाड़ी है 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चली। तो हम इससे ये समझ गए कि भैया जो गाड़ी है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं थी। ठीक है, डिड द कार स्टॉप फ्रॉम द सेम ड्यूरेशन, डिड द कार स्टॉप फॉर सम ड्यूरेशन एट द प्लेस, जस्टिफाई योर आंसर, क्या गाड़ी कहीं पर कुछ देर के लिए रुकी थी, कैसे पता भाई, कैसे पता, हम तो नहीं थे भैया गाड़ी में, तो हम नहीं बता सकते, ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है। अरे ग्राफ दिया है ना, ग्राफ दिया हुआ ना, देखो ऐसे 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 चला, यहां पर गाड़ी देखो, यहां पर ग्राफ एकदम प्लेन हो गया, ये वाले पॉइंट पे ग्राफ एकदम प्लेन हो गया, तो गाड़ी 10 बजे से 11 से 12 के बीच में रुकी। ठीक है, गाड़ी जो है वो रुकी थी 11 कितने 11 AM से 12 नून, 11 AM टू 12 नून, 12 नून तक गाड़ी रुकी थी। ठीक है, व्हेन डिड द कार रीच सिटी क्यू, सिटी क्यू कब पहुंची भैया, 2 बजे, कितने बजे पहुंची, 2 बजे। देखो सिटी क्यू यहां पर है, कितने बजे पहुंची, 2 बजे। अब यहां 3 बजे तक लिखा है तो 3 मत लिख देना, ये आखिरी पॉइंट था और यहां पर 2 बजे पहुंचे। ठीक है, कहां गया भैया हमारा सिस्टम, ये रहा। क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर है, आप बोलेगे हाँ। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, व्हाट वर दी सेल इन 2002, ध्यान से देखो ये साल है और यहां पर सेल दिया हुआ है, 2002 में इतने की सेल हुई, 2003 में इतने की सेल हुई, 2004 में इतने की, 2005 में इतने की, 2006 में इतने की सेल हुई। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर आपसे बोल रहा है व्हाट वर दी सेल इन 2002, 2002 में कितने की सेल हुई भैया, ये 2002 है, इसमें जाएंगे, कितने की सेल हुई, 4 रुपए की नहीं भैया, करोड़ में, यहां पर देखो करोड़ में लिखा हुआ, ये नहीं मास्टर जी, 4 रुपए की सेल हुई, 4 करोड़ की सेल हुई। ठीक है,
2006 की अगर हम बात करें, ये इसमें 8 करोड़ की सेल हुई। कितने की सेल हुई? 8 करोड़ की सेल। 2003 में 2003 में, अरे सर यहां तो कोई नंबर ही नहीं है, सर यहां तो कोई नंबर ही नहीं है भैया, ये 6 है, ये 8 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 7 होगा, 6 7 8, ये 7 होगा। तो आप बोलोगे 7 करोड़ की थाला फॉर नो रीजन, सॉरी थाला फॉर ए रीजन। 2005 में कितनी चली? 2005 में सॉरी कितना सेल हुआ? 2005 में कितना सेल हुआ? आप बोलोगे 10 करोड़ का। ठीक है, कितने का सेल हुआ? 10 करोड़ का सेल हुआ। ठीक है, चलिए कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल ऑफ 2002 एंड 2006। 2002 और 2006 के बीच में डिफरेंस बताना है, बहुत ही सिंपल है। 2006 में जो था वो था 8 करोड़ का और 2002 में था 4 करोड़ का। तो कितने का भैया, कितने का डिफरेंस है? 4 करोड़ का डिफरेंस है। ठीक है, ये बनाना भी सीखना है अभी आपको। ठीक है, ये बनाना भी सीखना है। चलिए, इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर? मतलब किसमें एकदम से सबसे ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला? सबसे ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला। देखो अगर आप ग्राफ से देखो ना, अगर आप ग्राफ से देखो तो यहां से देखने को मिल रहा है एकदम से छलांग मारा है। देखो अगर आप ग्राफ ध्यान से देखो, अगर आप ग्राफ ध्यान से देखो, ये देखो, फिर नीचे हुआ, फिर ये एकदम से बढ़ा, फिर ये नीचे हुआ। ठीक है, तो जो एकदम से डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो यहां पर देखने को मिल रहा है 2004 और 2005 में। ठीक है, 2004 और 2005 में। बाकी आप डिफरेंस कैलकुलेट भी करोगे, अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट भी करोगे, अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट भी करोगे तो भी वही आएगा। ठीक है, चलिए अब देखो लीनियर ग्राफ क्या होता है। ये बोल रहा है कि लाइन में तो भैया बहुत सारे लाइन सेगमेंट होते हैं। अगर हम देखो लाइन ग्राफ में बहुत सारे लाइन सेगमेंट होते हैं। लाइन सेगमेंट, पहला लाइन सेगमेंट, दूसरा लाइन सेगमेंट, तीसरा लाइन सेगमेंट, चौथा लाइन सेगमेंट। बहुत बार टूटता है, बहुत बार बिखरता है। बोलो हाँ या ना? ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, तो बहुत बार टूटता है, बहुत बार बिखरता है। लेकिन जब हम बात करेंगे लीनियर ग्राफ की, तो समटाइम्स द ग्राफ में बी होल अनब्रोकन लाइन, सच ग्राफ इज नोन एज द लीनियर ग्राफ। कोई ग्राफ ऐसा होगा जो टूटेगा ही नहीं। जैसे यहां पर हम देखें तो ये टूट रहा है, लेकिन ये वाले ग्राफ को हम देखें, ये टूट ही नहीं रहा है, एकदम सीधे जा रहा है। ऐसे ग्राफ को हम लीनियर ग्राफ बोलेंगे। यहां पर ये आपका लीनियर ग्राफ है और ये आपका लाइन ग्राफ है। ये आपका लाइन ग्राफ है, ये आपका लीनियर ग्राफ है। ठीक है, ये लाइन ग्राफ है, टूटा फूटा चल रहा है, ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया। ठीक है, अब एक ऐसा ग्राफ आता है जो एकदम सीधा चलता है, वो है आपका लीनियर ग्राफ। ठीक है, वो होता है लीनियर ग्राफ। अब भैया किस तरीके से इसको लोकेट करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, उसके लिए हमको पोजीशन को मतलब वो आना चाहिए ना। अब हम आपको ये लीनियर ग्राफ बनाना है तो उसके लिए आपको आना चाहिए कि प्लॉट्स को मतलब पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी पीछे सीखा, अभी और करेंगे। आपको ये क्या करना है, इसको प्लॉट करना है इसमें। तो पॉइंट ए आपका 1 1 है, तो एक काम करते हैं, यहाँ नंबर लिखते हैं, ये 1 2 3 4 5 6। यहां पर भी नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नंबर लिख दिया, बहुत अच्छा काम किया, बढ़िया आदमी हो, नंबर लिख देते हो। ए पॉइंट आपका 1 1 है। 1 1 मतलब एक्स एक्सिस में भी 1 और वाई एक्सिस में भी 1। मतलब एक्स एक्सिस में तो 1 है ही है और वाई एक्सिस में भी 1 है, मतलब यहां पर मिल रहा है, इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट को डायरेक्टली किया। ठीक है, आप इस तरीके से लिखोगे 1 1, एक्स एक्सिस में 1 1, बी एक्सिस में 1 2। ठीक है, मतलब जो बी है, बी एक्सिस क्या होता है, बी आपका 1 2 है, तो बी वाला मतलब 1 2, यहां पर 1 और यहां से 2, मतलब ये वाला पॉइंट 1 3 1 और यहां से 3, ये वाला पॉइंट 1 4 1 4, ये वाला पॉइंट। यहां पर जो आपका ग्राफ बन रहा है, यहां पर जो आपका ग्राफ बन रहा है वो कैसा बन रहा है? आप बोलोगे अच्छा बन रहा है। अरे भैया आप देखो यहां पर एकदम सीधा नहीं बन रहा है, बोलो हाँ या ना? एकदम सीधा बन रहा है कि नहीं बन रहा? कलर कौन सा कर रहे हैं? लो भैया लाल 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 ही चल रहा है जिंदगी। ठीक है, ठीक है। तो एकदम सीधा बन रहा है। अगर एकदम सीधा बन रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लीनियर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। इस पे पॉइंट बकायदा मेंशन करेंगे। ये वाला पॉइंट आपका 1 1 है, ये वाला पॉइंट आपका 1 2 है, ये वाला पॉइंट आपका 1 3 है और ये वाला पॉइंट आपका 1 4 है। हाँ भाई, समझ में आया यहां तक? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बहुत ही इजी सा चैप्टर है, इसलिए हम इसको बहुत ही सुकून से समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं बोलूंगा कि आपको ग्राफ बनाना है, तो यार आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि सर एक्स एक्सिस में क्या रखें और वाई एक्सिस में क्या रखें। एक्स एक्सिस में क्या रखें और वाई एक्सिस में क्या रखें? देखो मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको बात समझा दूंगा, बहुत सिंपल वे में बात समझा दूंगा। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है? ऐसा चीज जो किसी के ऊपर डिपेंड रहे। जैसे मैं
अभी यहाँ पर इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है। बेसिकली मैं अभी यहाँ पर इंडिपेंडेंट हूँ, बट थोड़ा सा मैं आपके ऊपर आता हूँ। आप लोग अभी अपने मम्मी पापा के ऊपर डिपेंडेंट हो, अभी आप अपने मम्मी पापा के ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी के ऊपर निर्भर ना हो, जो किसी के ऊपर निर्भर ना हो, किसी के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, वो होता है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब अगर डिपेंडेंट डिपेंडेंट किसी के ऊपर निर्भर है, अगर कोई चेंज होगा तो उससे फर्क पड़ जाएगा, अगर कुछ चेंज होगा तो उससे फर्क पड़ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई क्या? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मतलब समझ में आया? डिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल हुज वैल्यू डिपेंड ऑन अनदर वेरिएबल। यहां पर आप देखोगे डिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं करती है। आप बोलोगे ठीक है सर, यहां तक बात है समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो ये वाला पॉइंट एकदम खतरनाक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, वो हम एक्स एक्सिस में देते हैं हमेशा, और जो डिपेंडेंट है उसको हमेशा हम वाई एक्सिस में रखते हैं। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम हमेशा वाई एक्सिस में रखते हैं। इंडिपेंडेंट एक्स में, इंडिपेंडेंट एक्स में, जो भी इंडिपेंडेंट रहेगा वो एक्स में, जो डिपेंडेंट है वो वाई में रहेगा, ठीक है। इस बात को नोट कर लो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक्स में और डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा वाई में। अब डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है, आइए इस बात को समझते हैं। ये एक एग्जांपल की मदद से, इफ मोर इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम द बिल इज बॉन्ड टू बी हाई, इफ लेस इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड द बिल विल बी मैनेजेबल। कहने का मतलब है कि भैया जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे उतना ज्यादा बिल आएगा, जितना कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे उतना कम बिल आएगा। मतलब यहां पर कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे उतना ज्यादा पैसा आएगा। तो पैसा इलेक्ट्रिसिटी कितना यूज कर रहा हूं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहां पर बात सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और पैसे की चल रही है। इलेक्ट्रिसिटी हम पे डिपेंडेंट है कि भैया हम कितना चला रहे हैं, लेकिन बात मेरी और इलेक्ट्रिसिटी की नहीं हो रही है। बात किसकी हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी बिल की और अमाउंट की। इलेक्ट्रिसिटी कितना हम यूज कर रहे हैं और उसके बाद कितना पैसा दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी कितना यूज कर रहे हैं और कितना पैसा दे रहे हैं। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे उतना ज्यादा पैसा देंगे। ऐसा तो है नहीं कि भैया पैसा कुछ भी चल रहा है, एकदम मनमौजी चल रहा है। नहीं, पैसा मनमौजी नहीं चल रहा है, पैसा निर्भर है किसके ऊपर? कितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। तो यहां पर इंडिपेंडेंट कौन है? इलेक्ट्रिसिटी का जो हम यूज कर रहे हैं वो, इलेक्ट्रिसिटी दैट वी आर यूजिंग इज इंडिपेंडेंट। जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन वहीं पर जो हम पैसा दे रहे हैं वो डिपेंडेंट है। जो हम पैसा दे रहे हैं वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? कितना हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। तो आई होप आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट समझ में आया होगा। इंडिपेंडेंट एक्स एक्सिस, डिपेंडेंट वाई एक्सिस, ठीक है। चलिए, समझे हो या ऐसा ही मान गए? भैया समझे हो तो ये बताओ कि इसमें एक्स एक्सिस में कौन सा आएगा, वाई एक्सिस में कौन सा आएगा। द नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल यू बाय टू फिल अ कार्स पेट्रोल टैंक विल डिसाइड द अमाउंट यू हैव टू पे। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा पेट्रोल डालोगे उतना ज्यादा पैसा लोगे। ऐसा तो है नहीं कि दुकानदार बोल रहा है तुम 1000 रुपए दे दो मैं पेट्रोल अपने हिसाब से डाल दूंगा, ऐसा तो नहीं होता ना। 1000 रुपए दे दो, पैसा मैं अपने हिसाब से डाल दूंगा, मेरा जितना मन करेगा उतना डालूंगा, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा तो नहीं होता। जितना ज्यादा पेट्रोल डलाओगे उतना ज्यादा पेट्रोल पैसा लगेगा। मतलब यहां पर जो अमाउंट है, यहां पर जो पैसा है वो डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? ऑन लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ऑन लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ऑन लीटर्स ऑफ पेट्रोल। समझ में आ गई ये बात? सो अमाउंट इज डिपेंडेंट ऑन लीटर्स ऑफ पेट्रोल। यहां तक क्लियर है सारी बातें? आप बोलोगे हाँ क्लियर है। तो यहां पर जरा बताइए एक्स एक्सिस में क्या आएगा, वाई एक्सिस में क्या आएगा। तो वेरी सिंपल, ये आपका जो लीटर ऑफ पेट्रोल है ये आपका इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट है तो एक्स एक्सिस में आएगा। और वहीं पर अगर हम बात करें अमाउंट की तो ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, और अगर ये डिपेंडेंट है तो ये वाई एक्सिस में आएगा, तो ये वाई एक्सिस में आएगा। ठीक है, चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, हम ग्राफ बनाएंगे और उसके बाद खत्म था भाई भाई। ठीक है, आपको एक होमवर्क दिया है क्या, ABCD, ये आपको कोऑर्डिनेट्स लिखना है, भूला नहीं था मैं, मेरे को याद है। ठीक है, चलिए, नंबर ऑफ लीटर कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, वेरी सिंपल।
तो यहां पर आप क्या बोलोगे, जितना ज्यादा लीटर डालोगे उतना ज्यादा पेट्रोल बलेगा, जितना ज्यादा लीटर पेट्रोल डालोगे उतना ज्यादा पैसा लगेगा, है ना। तो यहां पर आप नंबर ऑफ पेट्रोल यहां लिखोगे, नंबर ऑफ पेट्रोल, नंबर ऑफ पेट्रोल, और यहां पर आप लिखोगे कॉस्ट, यहां पर आप लिखोगे कॉस्ट। ठीक है, पेट्रोल में अगर हम देखें 10, 15, 20, 25, तो ये है आपका 0, ये है आपका 10, ये है आपका 15, ये है आपका 20, ये है आपका 25। यहां पर लिखते समय ऊपर में हमेशा एक पॉइंट लिखना है, वो है स्केल। यहां पर स्केल लिखना बहुत जरूरी है। स्केल क्या है, ऑन एक्स एक्सिस जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर है, 10 लीटर पेट्रोल के बराबर है। 1 यूनिट मतलब यहां से लेके यहां तक, 1 यूनिट मतलब यहां से लेके यहां तक किसके बराबर है, 10 लीटर पेट्रोल के बराबर है, 10 लीटर पेट्रोल के बराबर है, 10 लीटर पेट्रोल के बराबर। एंड ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 500 रुपए, क्योंकि भैया ये अपना 500 है, फिर 1000 है, फिर 1500 है, फिर 2000 है, तो यहां पर 1 यूनिट इज इक्वल टू 500 रुपए। ठीक है, रुपए पहले लिख देना, हाँ यहां पर लिख ही देता हूं वरना रोने लगोगे, मास्टर जी रुपए पहले लिखते हैं, रुपए 500। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लो भैया ब्रैकेट भी बढ़ा देते हैं, क्यों ब्रैकेट के बाहर जा रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये लिखना, ये लिखना, ये लिखना, स्केल लिखना, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भैया अब देखो 10 लीटर में 10 लीटर पेट्रोल के 500 रुपए, 10 लीटर में 500 रुपए, 10 लीटर में 500 रुपए, ठीक है, 15 लीटर में 550। ओ हे भैया ये तो गड़बड़ हो गया जी। देखो वैसे अगर आप चाहो तो इसमें भी कर सकते हो, यहां पर इस तरीके से ऐसा बीच में आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन क्यों भैया हम बीच में बना के अपना, क्यों हम बीच में बना के जरा हम अपना वो करें, सिस्टम खराब करें, है ना, हम नहीं करेंगे। हम यहां पर इसे भी मिटा देते हैं, हम बोलेंगे कि भैया हम 1 यूनिट 250 का बनाएंगे, ठीक है, 250 का बनाएंगे। ठीक है, मुझे लगा अगर 500 से शुरू हो रहा है तो 500 500 का होगा, लेकिन पूरा क्वेश्चन इसलिए देखना चाहिए। ठीक है, 250 रुपया, 500 रुपया, 750 रुपया एंड 1000 रुपया, 1250 रुपया। ठीक है, 250 250 का फर्क है। 10 में 500, 10 लीटर में 500, 15 लीटर में 750, 20 लीटर में 1000 और 25 लीटर में 1250। तो यहां पर जो लाइन बन रही है बढ़िया बन रही है सर, एकदम अच्छी भी दिख रही है। लो भाई, लो देख लो, देख लो। ठीक है, इस तरीके से लाइन आपका लीनियर ग्राफ बन रहा है, यहां से शुरू हुआ ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। इसका आपको पॉइंट लिखना है तो आप लिखोगे 10, 500, इस तरीके से आपको 10 ऐसा करके लिखना है। ठीक है, प्रॉपरली छोटा 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 करके लिखोगे तो आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता दे, एक क्वेश्चन और बता दे, चलिए ये वाला क्वेश्चन और करते हैं। इंसर्ट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर ईयर। अरे भैया सिंपल बात, जितना ज्यादा पैसा जमा करोगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, कि बैंक अपने मनमाजी से पैसा तो देगी नहीं, बैंक अपने मनमौजी से पैसा तो देगी नहीं, जितना ज्यादा पैसा आप उसको दोगे बैंक उतना ज्यादा आपको रिटर्न देगी। मतलब यहां पर ये आपका आएगा इंडिपेंडेंट, डिपॉजिट हमारे ऊपर डिपेंड करता है, मतलब बेसिकली ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है, डिपॉजिट इज इंडिपेंडेंट। सिंपल इंटरेस्ट डिपेंडेंट है, कितना पैसा भर रहे हो, कितना ब्याज आपको मिलेगा, कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो डिपॉजिट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो आइए इसको बनाते हैं। यहां पर मैंने इसका आपके लिए एकदम बढ़िया से ग्राफ पेपर में बना दिया। ठीक है, इस तरीके से स्केल आप लोग को इसका स्केल लिखना है कि मैंने कैसा स्केल बनाया। चलिए, तो अगर आप 1000 रुपए जमा करोगे तो 80 रुपए, अगर आप 1000 रुपए जमा करोगे तो 80। ठीक है, अगर आप 2000 तो 160, अगर आप 2000 तो यहां पर 160, ये लो। अगर आप 3000 रुपए जमा करोगे तो आपने 240, अगर आप 3000 रुपए जमा करोगे तो 240, अगर आप 4000 जमा करोगे तो 320 और 400, 4000 जमा करोगे तो 320, ये लो देखो 320, और अगर आप 5 जमा करोगे तो 400 रुपए। ठीक है, तो वो यहां पर आ जाएगा, यहां पर नहीं, एक आ गया शायद, ये देखो। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है, अब यहां पर लाइन बनाओ, यहां पर लाइन बनाओ।
ठीक है, यहां पर इस तरीके से ऐसे लाइन बनाएंगे। चलिए भैया, ठीक है, डन है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या क्या पूछा, ध्यान से देखेंगे। और थैंक यू तो आ ही गया है, लेकिन उससे पहले और यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन फॉर रुपीज 2500 फॉर अ ईयर। आपको बताना है ग्राफ के मदद से कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा अगर आप 2500 रुपए जमा कर रहे हो साल में। अगर आप 2500 रुपए जमा कर रहे हो, 25 रुपए तो है ही नहीं सर, 2500 रुपए तो है ही नहीं, 1000 है, 2000 है, 3000 है। अरे तो 2000 और 3000 के बीच में 2500 आएगा, 2500 आएगा, 2500 आएगा। तो एक काम करना, इस तरीके से 2500 को यहां से ऐसा ऊपर उठाना, ये यहां पर आके मिल गया। कहां पर आके मिल रहा है, ये लो भैया। तो ग्राफ के मदद से हमने क्या निकाल लिया कि जो 2500 रुपए में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 200 रुपए का रहेगा, वो 200 रुपए का रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, 10 ग्राफ पास टू ओरिजिन, नहीं, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। टू गेट द इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 280 पर ईयर, हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड। अगर 280 रुपए हर महीने, अगर आप चाहते हो कि ब्याज मिले, अगर आप चाहते हो कि 280 रुपए ब्याज मिले, तो आप कितना पैसे डिपॉजिट करोगे। तो 280 लाइन पे जाके यहां मिली, तो यहां से अब वापस नीचे लेके आएंगे। अरे सर यहां पर तो कोई नंबर है ही नहीं। अरे 3000 और 4000 के बीच में 3500 आता है, तो आप बोलोगे आपको 3500 रुपए जमा करना पड़ेगा, आपको 3500 रुपए जमा करना पड़ेगा। ग्राफ की मदद से हमने निकाला क्या कि अगर देखो, ग्राफ की मदद से आप कुछ भी निकाल सकते हो कि कितना पैसा जमा करोगे तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट चाहिए तो कितना पैसा जमा करना है, हर चीज मिल जाएगा। ठीक है, तो यार ये चैप्टर वैसे बहुत ईजी है, इसलिए अपन ने इसको बढ़िया आराम से निपटा दिया। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना। क्या मैं क्या सुनूं, ये सुनो और ये बात समझो कि इस चैप्टर में क्वेश्चन भी आपके सामने है और आंसर भी आपके सामने है। आपको सिर्फ और सिर्फ नकल करते आनी चाहिए, और वो नकल अकल से चलेगी। और अकल आपको ये 38 मिनट की जो भी वीडियो उसमें मिलेगी। ठीक है, तो भैया आपको ये वीडियो जो शॉर्ट मैंने बना के दिया है, बढ़िया तरीके से शॉर्ट वीडियो बना के दिया है, उसके मदद से आप समझ सकते हो। कुछ प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेट्स आपको में कंफ्यूजन हो सकता है, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स डलवाना आना चाहिए, और कुछ होमवर्क दिया है उसी से रिलेटेड, इसलिए कर लेना। ठीक है भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।